हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के बिग न्यूज में हम देखेंगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बारे में। तो ऑफ कोर्स कल के पूरे दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी न्यूज में रही थी, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से रही थी। ऑन द अदर हैंड हम इसकी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या है? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, राइट। 1920 में जो दिसंबर में कांग्रेस का नागपुर सेशन जो हुआ था, हेडेड बाय सी विजय राघवाचार्य, इस सेशन में डिसाइड किया गया था कि एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई जाए, टिपिकली 15 लोगों की, जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिलके ज्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से डिसीजन ले सके कांग्रेस के बिहाफ पे, राइट। इसके पहले क्या होता था, कांग्रेस का एनुअल सेशन होता था दिसंबर में, और वहां पे सारी कांग्रेस मिलती थी, मेजोरिटी वोट से डिसीजन लेती थी। तो बहुत ही बड़ा ब्यूरोक्रेटिक कम्बसम प्रोसेस था। तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करते हैं, एक एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी इज द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट इज हेडेड बाय द वर्किंग प्रेसिडेंट, राइट। अब दिसंबर 1920 का जो नागपुर का जो सेशन था, ये और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट था। और भी रीजंस थे। क्या क्या रीजंस थे? सबसे पहले तो नॉन कोऑपरेशन का प्रोग्राम जो कांग्रेस ने लॉन्च किया था, दैट वाज इंडोर्स्ड, कि हमारा अप्रूवल है, नॉन कोऑपरेशन आप मूवमेंट शुरू कीजिए। देन कांग्रेस ने अब अपना एक तरीके से गोल रीडिफाइन किया, राइट। गोल रीडिफाइन किया। पहले कांग्रेस कहती थी कि सेल्फ गवर्नमेंट हमने पानी है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, राइट, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। अब कांग्रेस ने कहा हमारा गोल है अटेनमेंट ऑफ स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की बात ही नहीं है, पीसफुल और लेजिटिमेट मीन्स की बात आ गई है। तो जब कांग्रेस ने ऐसी बात कर दी तो बहुत सारे जो मॉडरेट लीडर्स थे वो कांग्रेस को इस पॉइंट पे छोड़ के चले गए। देन स्ट्रक्चरली बहुत सिग्निफिकेंट रही ये सेशन। सबसे पहले तो एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी 15 मेंबर की सेटअप करी गई, हमने देखा। देन प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज ऑर्गेनाइज करी गई लिंग्विस्टिक बेसिस पे, राइट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी या प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, अब इसको हम कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, या स्टेट्स आप कह सकते हैं। देन वार्ड कमिटीज वर ऑर्गेनाइज। देन कांग्रेस का मेंबर बनने के लिए जो एंट्री की थी, इट वाज रिड्यूस्ड टू 4 आनास। तो ये सिग्निफिकेंट चेंजेस रही जो नागपुर सेशन में की गई। इसके बाद थ्रू आउट द पीरियड ऑफ प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी एग्जीक्यूटिव बॉडी रही, क्या क्या उन्होंने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, राइट। तो सबसे पहले तो अब फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। उसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि ही विल बी कॉलिंग ऑफ द मूवमेंट, राइट, कि अभी देश नॉन वायलेंट तरीके पे चलने के लिए तैयार नहीं है। देन अब अप्रूवल भी चाहिए। गांधी जी ने तो बोल दिया, अप्रूवल कहां से आएगा, कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए। कांग्रेस अप्रूवल कैसे देगी? जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी कुछ फैसला लेगी। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मीटिंग करी बारदोली में फरवरी 1922 में। अब आप इमेजिन कीजिए कि फरवरी में 1922 में मीटिंग हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है, ये अपनी मीटिंग सिर्फ दिसंबर में करती थी, राइट। तो बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, ज्यादा इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई, छोटी कमेटी जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिल सके। तो इन्होंने रिजॉल्व किया कि हम सारी की सारी जो एक्टिविटी है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की या प्रोटेस्ट मूवमेंट की एक्टिविटी है वो बंद कर देंगे, राइट, जब तक लॉ एंड ऑर्डर वापस नहीं आ जाता। और साथ ही साथ हम कंस्ट्रक्टिव वर्क शुरू करेंगे। कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या है? पॉपुलराइजेशन ऑफ खादी, पॉपुलराइजेशन ऑफ नेशनल स्कूल्स, कैंपेन फॉर टेम्परेंस, फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो ये कंस्ट्रक्टिव वर्क हम शुरू करेंगे समाज में जाके। सोशल एक्टिविटी पे फोकस रहेगा, पॉलिटिकल एक्टिविटी बंद कर देंगे।
ये आफ्टर चोरी चौरा इंसिडेंट, बट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने बात सुनी नहीं, गवर्नमेंट ने अरेस्ट किए कांग्रेस लीडर्स। देन 1929 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फॉरेन क्लॉथ्स बॉयकॉट कमेटी ऑर्गेनाइज करी और फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट करना और पब्लिकली बर्न करना उन्होंने डिसाइड किया। तो अगेन एग्जीक्यूटिव डिसीजन कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। देन लाहौर सेशन हुआ, तो लाहौर सेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ऑथराइज किया गया कि साहब आप कमेटी मिलकर डिसाइड कीजिए और एक प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस जो लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है, कब लॉन्च करना है, उसके ऊपर कोई डिसीजन लीजिए, राइट। और क्या होगा ये सिविल डिसोबीडियंस? अ प्रोग्राम विच इंक्लूड्स नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स, राइट। अगेन कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एग्जीक्यूटिव स्टैंड यहां पे सामने आया। देन गांधी जी को कहा गया कि साहब आप कुछ लीड कीजिए, आप कुछ सोचिए। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स पेश करी, राइट। उधर ब्रिटिश की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, तो अगेन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसीजन लिया और गांधी जी को कहा कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी डिसीजन लेना चाहें, जो भी मूवमेंट, जैसी भी मूवमेंट शुरू करना चाहें आप चूज कीजिए, जहां से भी शुरू करना चाहें कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी इज empowered and is now putting the onus on गांधी जी to start a movement, but एग्जीक्यूटिव आर्म कौन है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी। देन 1930 की जून में गवर्नमेंट ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया और मेंबर्स को जेल में डाल दिया। फिर जुलाई 1930 में लॉर्ड इरविन ने सोचा कि अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो मैंने प्रपोज करी है उसके साथ मैंने आगे जाना है तो कांग्रेस को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना होगा। तो देन उन्होंने तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर को कहा कि यू ट्राई टू ब्रोकर अ पीस और नेगोशिएशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने कहा करते हैं कंसिडर। फाइनली जनवरी 25, 1930 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी और के मेंबर्स और गांधी जी को अनकंडीशनली रिलीज किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी जी को ऑथराइज किया कि आप डिस्कशन शुरू कीजिए वाइसरॉय के साथ, राइट। फाइनली फरवरी 14, 1931 को एक पैक्ट साइन किया गया गांधी जी और इरविन के बीच में, जिसको दिल्ली पैक्ट कहा जाता है, राइट, या गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। दिस प्लेस द कांग्रेस ऑन एन इक्वल फुटिंग विद द गवर्नमेंट। अगेन कांग्रेस वर्किंग कमेटी एंड गांधी जी working in tandem to be the executive arm of the All India Congress, right? Then अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, वापस आए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की फिर से मीटिंग हुई और उन्होंने डिसाइड किया टू रिज्यूम दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। अगेन एग्जीक्यूटिव डिसीजन। अब देन 1939 में एक कंट्रोवर्सी ने रॉक किया कांग्रेस को। हमें कंट्रोवर्सी पता है क्या थी? सुभाष चंद्र बोस को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, तो देखते हैं कैसी हुई। अब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने डिसाइड किया कि फिर से इस बारी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए मैं कंटेस्ट करूंगा। 1938 में वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो किस बेसिस पे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि फिर से मैं कंटेस्ट करूं? क्योंकि नॉर्मली कांग्रेस में आप एक साल प्रेसिडेंट रहने के बाद दूसरे साल किसी और को मौका देते हैं। तो बोस ने कहा कि he was a representative of, or he represented new ideas, new ideologies, new problems and new programs जो अब फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़े हैं, राइट। आप पुरानी पीढ़ी के हैं, मैं नई पीढ़ी का हूं और मैं रिप्रेजेंट करता हूं, बेटर रिप्रेजेंट करता हूं पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, एजेंडाज, आइडियाज, आइडियोलॉजीज। तो इसलिए मैं अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पे कांग्रेस को आगे लेके जाना चाहता हूं, इसलिए मैं फिर से कंटेस्ट कर रहा हूं। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स जैसे कि सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी एंड अदर मेंबर्स आल्सो, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को ये कहा कि साहब हमें कोई आपत्ति नहीं है आपके प्रेसिडेंट बनने से, लेकिन आप ये याद रखें कि आप प्रेसिडेंट जरूर बन जाएंगे,
लेकिन जो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग है, जो आइडियोलॉजीज हैं कि कांग्रेस किस रास्ते पे जाती है, क्या प्रोग्राम अडॉप्ट करती है, वो कांग्रेस की वेरियस बॉडीज सच एज दी वर्किंग कमेटी ये डिसाइड करती हैं, राइट। इनका डिसीजन होता है बाय मेजॉरिटी कि किस रास्ते पे हमने चलना है, क्या प्रोग्राम फॉलो करना है, राइट। और जो आप प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट की पोस्ट तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सिंबॉलिक पोस्ट है। सारी की सारी डिसीजन मेकिंग प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं होती, बल्कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हाथ में होती है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी इज द पावरफुल बॉडी हियर एंड नॉट द प्रेसिडेंट ओनली, राइट। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देन फाइनली उसी साल मई में सुभाष चंद्र बोस और उसके फॉलोअर्स, उनकी फॉलोअर्स ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, अ पार्टी विद इन द कांग्रेस, ठीक है जी। बट फिर उन्होंने जुलाई 9 को एक कॉल दी अगेंस्ट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी रेजोल्यूशन, अगेंस्ट एआईसीसी रेजोल्यूशन। तो फिर फाइनली कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इन्होंने बोस के अगेंस्ट डिसीजन लिया, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, जो आप जानते हैं। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो अब क्या कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड होना चाहिए? तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उस मीटिंग में जो डिसीजन लिया, दैट बिकेम द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ द कांग्रेस फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। देन जुलाई 1942 में एक और मीटिंग हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्धा में, और यहां पे गांधी जी को ऑथराइज किया गया टू टेक चार्ज ऑफ अ नॉन वायलेंट मास मूवमेंट, राइट। देन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज, they were all declared unlawful by the British in their suppression of the Quit India movement, right? तो ये कहानी वर्ल्ड वॉर के टाइम की। अब इंडिपेंडेंस के बाद की कहानी देखते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी या कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो वर्किंग प्रेसिडेंट है वो पॉपुलर हो, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो प्रेसिडेंट है वो पॉपुलर हो या पावरफुल हो, या प्राइम मिनिस्टर पावरफुल हो, तो एक के बाद प्रेसिडेंट्स बदलते जा रहे थे। जेबी कृपलानी प्रेसिडेंट रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस का प्रेसिडेंट मैं हूं, प्राइम मिनिस्टर श्री नेहरू है, तो किसके पास असली पावर राइड करती है? सरकार के पास, स्टेट के पास, या फिर पार्टी प्रेसिडेंट के पास? तो ये बड़ी एक डिबेट चल रही थी। देन ये जो डिबेट चल रही थी 1950 में अपने सॉर्ट ऑफ एक पीक तक पहुंची कि जो इलेक्शंस हुए, दे वर फॉट बिटवीन पुरुषोत्तम दास टंडन एंड जेबी कृपलानी। तीसरे भी कंटेंडर थे, बट ये दो टॉप कंटेंडर्स थे। अब नेहरू का वोट था कृपलानी को, नेहरू की बैकिंग थी कृपलानी को, बट इलेक्शन जीत गए पुरुषोत्तम दास टंडन। अब नेहरू पर्सनली अपोज थे पुरुषोत्तम दास टंडन के, बिकॉज ही रिप्रेजेंटेड the right wing, the conservative of the Congress party, and Nehru was not happy with this conservatism, right? अब नेहरू ने कहा कि ठीक है, मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। तो नेहरू ने अपना पूरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पूरा एक करिश्मा यूज किया और अपनी जो सोशल इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसीज थी उनके रेजोल्यूशंस पास करवाए कांग्रेस कमेटी से कि आप यही रेजोल्यूशंस पास करेंगे, राइट। ये हो गए। देन अगस्त 1951 में नेहरू ने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द कांग्रेस वर्किंग कमेटी एंड द सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, और कहा कि देखो अब ये रास्ते एक दो उस पे एक फोक पे आ गए हैं, या तो आप मेरी आइडियोलॉजी, मेरा व्यू, मेरा विजन अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर टंडन का। अब पुरुषोत्तम दास टंडन को रियलाइज हुआ कि नेहरू के अगेंस्ट जाना तो सही नहीं होगा। नेहरू इज द प्राइम मिनिस्टर, नेहरू इज द करिस्मेटिक लीडर इन द कांग्रेस, हमें दोनों तरफ वो चाहिए, हमें स्टेट में भी वो चाहिए, हमें पार्टी में भी वो चाहिए, उनके बिना हम इलेक्शंस भी नहीं जीतेंगे। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि नेहरू की पॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रॉन्गर है, तो ही डिसाइडेड टू रिजाइन। तो उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंसी से रिजाइन कर दिया और नेहरू को इलेक्ट कर दिया कांग्रेस प्रेसिडेंसी में। तो नेहरू ने ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करी और पुरुषोत्तम दास टंडन को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वापस ले लिया अपनी प्रेसिडेंटशिप के अंदर, राइट। तो ठीक है, अब
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट हैं नेहरू और प्राइम मिनिस्टर भी हैं नेहरू। अब ये डिबेट चलती रही कि पार्टी कंट्रोल हो गवर्नमेंट के ऊपर या कैसे हो, राइट। तो इनिशियली तो टंडन ने ये बात कही थी कि पार्टी कंट्रोल हो गवर्नमेंट के ऊपर भी और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी और कैबिनेट के ऊपर भी, और जो भी फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी ले सरकार को वो पॉलिसीज एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी, राइट। दिस सीम्स अ लॉट लाइक द कम्युनिस्ट पॉलिट ब्यूरो, राइट। जो चाइना का पॉलिट ब्यूरो है, जो पार्टी ऑल पावरफुल है, पार्टी डिसीजन लेती है और सरकार उसको एक्ट करती है। नेहरू ने कहा नहीं, कि प्रोमिनेंट रोल तो है जो प्राइम मिनिस्टर का होगा और कैबिनेट का होगा फॉर्मुलेशन एंड कैरिंग आउट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज में, कि हम एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, हम डिसाइड करेंगे और हम ही उसको इंप्लीमेंट करेंगे, जो भी डिसीजन हम स्टेट लेवल पे लेंगे, राइट। पार्टी प्रेसिडेंट का कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रोल है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना। तो ये फैसला ले लिया, नेहरू प्रेसिडेंट बन गए पार्टी के जरूर, और प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने ये क्लियर डिस्टिंक्शन कर दी कि प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर होगी, प्राइम मिनिस्टर ऑल पावरफुल होंगे, कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हम, यहाँ पे दो सेंटर ऑफ पावर नहीं हो सकते, और रियल स्टेट पावर जो है वो पार्लियामेंट्री विंग में ही लाए करनी चाहिए। तो ठीक है, नेहरू ने ये क्लैरिफाई कर दिया। अब साल बीतते गए, कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स कांग्रेस को छोड़ते गए, ईदर दे पास्ड अवे और दे हैव बिगैन टू हैव सर्टेन डिफरेंसेस, तो उसकी वजह से वो छोड़ते गए। 1963 में कांग्रेस अपनी 3 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में 3 बाई इलेक्शन जीत गई। तो सवाल उठने शुरू हो गए कि नेहरू के बाद कौन और नेहरू के बाद क्या। अब सवाल उठे तो नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने मद्रास चीफ मिनिस्टर जो थे के कामराज, उनके साथ मिलकर एक लास्ट मिनट एफर्ट किया कि कांग्रेस पार्टी को रिवाइटलाइज किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, और पार्टी और गवर्नमेंट के बीच में पैरिटी, एक बैलेंस लाया जाए। क्योंकि नेहरू भी समझने लगे कि 16 साल से जब मैं था प्राइम मिनिस्टर, तो पावरफुल गवर्नमेंट, तो पावरफुल मैंने प्राइम मिनिस्टर को बना दिया था, लेकिन अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, फेयर होगा नहीं होगा, सही से काम करेगा नहीं करेगा, उसके ऊपर पार्टी का चेक भी चाहिए, तो पार्टी को भी स्ट्रेंथन करना है। लेकिन सवाल यह है कि 15 साल से जब सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास लाई करती थी तो पार्टी बड़ी वीक हो गई थी। तो एक प्लान बनाया गया, कामराज प्लान, अगस्त 1963 में। तो कामराज प्लान के तहत कांग्रेस ने ये कहा कि जितने भी लोग हैं यूनियन कैबिनेट में या जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो अपने रेजिग्नेशन ऑफर करें वॉलंटरीली फ्रॉम देयर मिनिस्टीरियल पोस्ट, और पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल वर्क टेकअप करें। किसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना है ये पंडित नेहरू डिसाइड करेंगे। तो 300 के आसपास रेजिग्नेशन आए पंडित नेहरू को कि मैं वॉलंटियर करता हूं पार्टी स्ट्रेंथन करने का। अब पंडित नेहरू ने क्या किया, उनमें से 6 कैबिनेट मेंबर्स के और 3 आई थिंक चीफ मिनिस्टर्स के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए कि आप जाके पार्टी को स्ट्रेंथन कीजिए। ये पोस्ट कुछ भी मायने नहीं रखती, पार्टी मायने रखती है। लेकिन ये प्लान फेल हो गया क्योंकि अगस्त 1963 का तो ये प्लान था, और अर्ली 1964 में पंडित नेहरू को एक हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनको थोड़ा टाइम लगा रिकवर करने में। तो ये प्लान कभी एक्शन में जा ही नहीं सका, राइट। तो डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे डिफरेंट काइंड ऑफ पावर विल्ड करती थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी। अब 1964 की मई में फाइनली पंडित नेहरू डाइड, और जो उनका प्लान था रिवाइटलाइज करने का वो बीच में ही रह गया। अब जो 6 कैबिनेट मेंबर्स के रेजिग्नेशन पंडित नेहरू ने एक्सेप्ट किए थे, उनमें से एक थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने कैबिनेट अपनी सीट भी छोड़ दी, और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कांग्रेस को जो वो स्ट्रेंथन करने के मिशन पे निकले थे वो मिशन भी शुरू नहीं कर पाए। तो एक तरीके से उनका थोड़ा लॉस हुआ पार्टी में, राइट। कि इमीडिएटली नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर शायद वो बन जाते अगर वो कैबिनेट में रहते, बट क्योंकि वो नहीं थे, उधर लाल बहादुर शास्त्री थे, तो समहाउ पलड़ा लाल बहादुर शास्त्री का भारी रहा और वो अगले प्राइम मिनिस्टर बने, राइट। बट वी ऑल नो कि जल्दी ही उनकी भी डेथ हो गई, एंड देन मोरारजी देसाई केम बैक इनटू द पिक्चर। तो ये रहा।
अब उधर के कामराज भी थे जो पार्टी लेवल पे कांग्रेस को स्ट्रेंथन कर रहे थे, तो उनका भी एक पलड़ा भारी था। तो फाइनली 1967 के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पास पावर फिर से वापस आनी शुरू हुई, राइट। प्रायर टू 1947 वर्किंग कमेटी सेंटर ऑफ पावर थी। हमने देखा सारे के सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिए थे। वर्किंग प्रेसिडेंट फ्रीक्वेंटली ज्यादा एक्टिव थे और पावरफुल भी थे कांग्रेस प्रेसिडेंट से। 1967 के बाद फाइनली जब इंदिरा गांधी केम टू द फोर तो कांग्रेस पार्टी स्प्लिट, राइट। कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हुई, कांग्रेस आई, कांग्रेस ओ में, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस आई, इंदिरा। अब यहां पे जो फैक्शंस लॉयल टू इंदिरा गांधी थे अगेंस्ट दोज लेड बाय द सिंडिकेट ऑफ रीजनल बॉसेस इंक्लूडिंग के कामराज। तो यहां पे पावर सारी स्टेट चीफ्स के पास चली गई थी। उधर इंदिरा गांधी was taking on the state chiefs, supported by certain factions loyal to her, but वर्किंग कमेटी की पावर यहां पे डिक्लाइन करनी शुरू कर गई, क्योंकि इंदिरा गांधी अभी तक खुद इतनी पावरफुल थी नहीं और स्टेट बॉसेस पावरफुल थे। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी सिर्फ एक ऐसे वैसी वाली बॉडी है जो वो काम करेगी जो स्टेट बॉसेस कहेंगे, राइट। क्योंकि एक्चुअल पावर जो है स्टेट बॉसेस के पास लाई करती है। बट देन 71 में इलेक्शंस हुए, 71 में इलेक्शंस जीत गई इंदिरा गांधी, वॉर में भी विक्ट्री हुई। तो इंदिरा गांधी का जो पर्सनल स्टेचर था वो बहुत बढ़ा, तो फिर से जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुरू हो गई। Now, Indira Gandhi was at the helm at the state as the Prime Minister, and Congress Working Committee again now became the more powerful, the more important body, and the paramount decision-making body of the party. So, at several times, several instances, several phases, Congress Working Committee के पास different sets of power रही है। Again, इसके ऊपर सवाल उठे हैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, बट दैट इज टू रीसेंट इन हिस्ट्री फॉर अस टू डिस्कस एंड एक्चुअली कंस्टिट्यूट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड नॉट हिस्ट्री पर से, राइट। तो ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की थोड़ी कहानी थी ओवर द इयर्स कैसे इवॉल्व हुई है। तो हमने सोचा कि बहुत और चीजें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं, तो व्हाई नॉट कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी, क्योंकि ऑफ कोर्स हिस्ट्री में इसका कुछ सिग्निफिकेंस रहा है, तो इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया आपके साथ डिस्कस करने के लिए, राइट। तो आज के इस बिग न्यूज में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, राइट। खत्म करने से पहले आपको एक फाइनल इंफॉर्मेशन दे दें कि बैच 3 जो है हमारे कोर्सेज की हमने लॉन्च कर दिए हैं। जीएस का जो इंस्टॉलमेंट और सब्सक्रिप्शन वाला जो प्लान है वो एज लो एज ₹2500 पे शुरू होता है फॉर अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 8 months, राइट। ऑप्शनल की जो सब्सक्रिप्शन है इट स्टार्ट्स एज लो एज ₹3000 पर मंथ फॉर 4 months, एंड अगर आप क्यूमुलेटिवली जीएस भी, ऑप्शनल भी, एसए भी सब कुछ लेते हैं, राइट, एवरीथिंग यू डिसाइड टू कवर विद अस, तो इसका जो इंस्टॉलमेंट है सब्सक्रिप्शन वाला जो प्लान है दैट इज ओनली ₹5500 पर मंथ फॉर 8 months। बहुत हमें ईमेल्स रेगुलरली आते थे कि पर्टिकुलरली कोविड के टाइम पे पीपल आर रियली फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि लंप सम में 20, 25, 30,000 भी पे करना, एंड वी ऑलवेज वी मेड एन एफर्ट कि जितना हम आपके लिए आसान कर सकें एक्सेस करना टॉप क्वालिटी एजुकेशन को उतना हम करें। सो दिस वाज एन अटेम्प्ट इन दैट डायरेक्शन दैट यू कैन ब्रेक whatever fee we charge, whatever nominal fee we charge into 8 easy subscriptions and begin your preparation immediately, right। तो ये हमारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको www.sleepyclasses.com पे मिल जाएगी। आप जाके विजिट कीजिए वेबसाइट और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वहां पे अवेलेबल है, राइट।
मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के बिग न्यूज में, तब तक के लिए थैंक यू।